नमस्कार है, जय हिंद है। सो आइडली आई एम अज्यूमिंग कि आपने लास्ट वाली ऑडियो सुनी होगी एंड आपको पसंद आई होगी, जो नॉलेज बेस सेक्शन ऑफ अमनचुक सीए ऐप में डाली थी। मुझे लगता है कि पुरानी भी कई ऑडियोज़ हैं जो अगर आप नॉलेज बेस वाले सेक्शन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और सुनेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी इनपुट्स मार्केट्स के बारे में, जो मैं कभी कभी बीच में शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वो मिलती रहेंगी। एंड बाकी आई एम श्योर आप हमारे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में भी एडेड होंगे, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आसान भाषा में आपसे शेयर करता हूँ, बट कई बार मेरे को लगता है कि उतनी आसान भाषा टाइप नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं फिर ऐसे ऑडियोज़ या यूट्यूब के अंदर जो वीडियोज़ है उसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर जिन्होंने भी अभी रिसेंटली हमारा वेबिनार लगाया होगा उनको बेनिफिट मिला होगा, ये जो सडन मार्केट में जो वॉलेटिलिटी दिखी है और प्लस जो सडन मार्केट में फॉल हुआ है। एंड ये जो वेबिनार्स होते हैं ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सर्विसेज और पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज और जो हमारे सारथी फॉर किड्स प्रोग्राम है इनके लिए होते हैं। एंड इनफैक्ट जो भी हमारे एनुअल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सारे वेबिनार्स कम्प्लीमेंट्री होते हैं। नॉर्मली हर महीने 2 से 3 वेबिनार्स होते हैं एंड मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर वेबिनार्स को अटेंड कीजिए करें, क्योंकि यू नेवर नो कौन से वेबिनार से कहाँ पे फ़ायदा हो जाए। मैं अब सारी डिटेल्स तो डेफिनेटली नहीं शेयर कर पाऊँगा जो उस वेबिनार में हुआ, बट सिंस आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर करा था मगर मिस हो गया उनसे बाई चांस गलती से, या शायद प्री ऑक्यूपाइड थे, तो मैं एक छोटा सा एक थॉट प्रोसेस यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं पूरा बता पाऊँगा, बोल पाऊँगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि एक रास्ता दिख जाए एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ February पर्टिकुलरली। एंड सिंस आप में से कई लोगों का ये था कि अभी मार्केट्स की जैसे इतनी वॉलेटिलिटी है तो उसको क्या करें अभी फ़िलहाल के लिए। हालांकि मैं क्या करें के ऊपर तो आज जिक्र नहीं कर रहा इस ऑडियो में, बट मैं थोड़ा आपको ये समझाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि एज आई हैव बीन मेंशनिंग कि अगस्त 2021 से मैं बार बार लगातार ग्रुप्स में भी व्हाट्सएप के थ्रू या इवन ऑडियोज़ के थ्रू या इवन यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू कि मार्केट्स जो हैं यहाँ से वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे 2009 से लेकर 2019 में बिहेव करी थी। यानी कि इसका मतलब ये, अगर आप ध्यान से 2009 से लेकर 19 को देखेंगे तो स्पेसिफिक एसेट क्लास बेस्ड मार्केट रहेगी अब। यानी कि कभी कोई एसेट स्पेसिफिकली चलेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई और एसेट चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 2021 में हुआ कि सारे एसेट्स भागे, गोल्ड भागेगा, बॉन्ड्स भागेंगे, रियल एस्टेट भागेगा, शेयर मार्केट भागेगी, या सारे शेयर्स भागेंगे, सारे म्यूचुअल भागेंगे। ऐसा नहीं होगा। यानी कि 2021 के बाद अब आपको दिखेगा कि स्पेसिफिकली कुछ एसेट क्लास बढ़ेंगे, बाकी रुकेंगे, गिरेंगे, फिर दूसरा एसेट क्लास बढ़ेगा, फिर जो पहले जो बढ़ा था वो रुक जाएगा या गिरेगा। एंड सिमिलरली विद इन द सेम एसेट क्लास में भी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में कभी टेक शेयर्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी वाले, कभी बैंकिंग वाले, कभी बैंकिंग के अंदर HDFC बैंक बढ़ेगा, कभी ICICI बैंक बढ़ेगा, कभी HDFC बैंक को रोका जाएगा, फिर हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा को बढ़ाया जाएगा, SBI को बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि दिस मीन्स कि वैसे ही रहेगा जैसे 2009 से 19 के बीच में मार्केट रही, और ये मैंने कई बार एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा दिखता है कि इस टाइम पे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा रहेगी जो 2009-19 में नहीं थी। 9-19 में भी वॉलेटिलिटी थी, मैं मना नहीं करूँगा, मगर इस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेंस ये वाला जो टाइम है, जो अब समय आ रहा है, ये थोड़ा और चैलेंजिंग दिखता है मेरे को। इमीडिएटली देखा जाए तो सबसे पहले तो बट वैसे बड़ा क्लियर है कि जो लिक्विडिटी जिस तरीके से विड्रॉ करी जाएगी, बहुत तेज़ी से विड्रॉ करी जाएगी जितनी तेज़ी से इंजेक्ट करी गई थी। इनफैक्ट 2008-9 के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, उस टाइम पे भी लिक्विडिटी इंजेक्ट करी गई थी, मगर आप यूँ समझो कि 2008 दिसंबर से लेकर 2014 तक, यानी कि मोटा मोटा आप यूँ समझ लो कि 5 साल ऑलमोस्ट $3.5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी पंप करी थी। मगर इस बार 2021 में ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन की लिक्विडिटी पंप कर चुका है यूएस। सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा, क्योंकि वो सारी हमने वेबिनार में भी डिस्कशन करी है, एंड मैं नहीं चाहता कि ऑडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। बट जितनी लिक्विडिटी पंप करी है, एक तो ह्यूज लिक्विडिटी पंप करी, दूसरा कितनी जल्दी करी, यानी कि पहले 5 साल लगे, इस बार सिर्फ 1 साल में इतनी लिक्विडिटी पंप कर दी।
तो पहले लिक्विडिटी विड्रॉ करने में भी समय लगा था, यानी कि 2014 से 2016 में टेपरिंग हुई, फिर 2016 के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें शुरू हुई, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करा एंड करते करते इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए 2019 तक, यानी कि समय दिया गया मार्केट को सेटल होने के लिए। मगर अब ऐसा नहीं है, अब टेपरिंग भी बहुत जल्दी होएगी, महीनों में होएगी, सालों में नहीं होएगी। इंटरेस्ट रेट भी साथ के साथ बढ़ाए जाएंगे, ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये, एक तो दिक्कत ये है लिक्विडिटी विड्रॉल के ऊपर। दूसरी दिक्कत ये है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो यहाँ से बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है, बिकॉज 2021 में जिस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाई गई उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया, पहला पॉइंट। दूसरा, चाइना के कारण जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई है वो भी इन्फ्लेशन को ऑलरेडी 4 चांद लगा चुकी है। तीसरा, ऑयल का अपना ही माफिया दोबारा इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही हैं, तो ऑयल का भी ज़्यादा लंबा समय रह नहीं गया, स्पेसिफिकली एज एनर्जी मेटल या एनर्जी कमोडिटी कह लो। हाँ, जो ऑयल के यूसेज जो अदर प्रोडक्ट्स है, जैसे प्लास्टिक बनाने में या कॉस्मेटिक्स बनाने में वगैरह वगैरह, उसमें तो वो कंटिन्यू रहेगा अनलेस अनटिल उसके लिए कोई ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी आ जाए। मगर फिलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर फ्रंट एंड पे जो हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स पे, उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही है, तो उनको भी पता है कि अब जल्दी से ऑयल में जितना कमा सकते हो कमा लो, तो इसलिए ऑयल भी यहाँ से बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, तो वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और साथ में कोविड क्राइसिस के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, मैं अज्यूम करता हूँ कि अब होपफुली, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि बाय मिड फरवरी एंड आई थिंक हमें कोविड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी राहत मिलते हुए दिखती है, क्योंकि फार्मा शेयर्स में जो बढ़ोतरी थी वो अब यहाँ से धीरे धीरे करके हमें ज़्यादा नहीं दिखती। एंड उस पर्सपेक्टिव से भी मेरे को समझ आता है कि फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स आई थिंक हम कोविड से काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे। 99% मैं यूँ कहूँगा कि सेफ हो जाएंगे, बिकॉज वन और द अदर फॉर्म ऑफ वायरस अलाइड टू कोविड, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो 2025 तक रहेगा। बट 99% आई थिंक हम विल कम बैक टू नॉर्मल, जो हम पहले जैसे अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग करते थे, पार्टी करते थे, बिना मास्क के घूमते थे, वगैरह वगैरह, वो आई थिंक धीरे धीरे करके इट विल स्टार्ट हैपनिंग अगेन। एंड सो दैट मीन्स वो वाला कोविड के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी वो आई थिंक धीरे धीरे करके सेटल हो जाएगी। सो इन्फ्लेशन यानी कि ये 3-4 फैक्टर्स के कारण बहुत ज़्यादा तंग करेगी कई इकोनॉमीज़ को। एंड कई इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जिनकी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, मगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हालांकि यूएस में ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए यूएस अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, मगर यूरोप में ग्रोथ नहीं हो रही, यूके में बहुत बड़ी दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी दिक्कत है, जापान में बहुत बड़ी दिक्कत है, मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो गए, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे तो गए। तो आई थिंक दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ क्योस इन द मार्केट, इन द वर्ल्ड। एंड बाकी क्योस तो जो एडिशनल क्योस जो दिख रहे हैं, दूसरा क्योस जो बड़ा एडिशनल, तीसरा क्योस जो बड़ा एडिशनल वाला है, वो है रशिया यूक्रेन वाला जो टेंशन है। ऑल्दो मेरे को एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट्स, मेरे को यहाँ से कोई मार्केट का बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं दिख रहा कि वार लाइक सिचुएशन बनते हुए दिख जाए। I am expecting maybe this could lead to development of certain circumstances which might lead to war when maybe 2024-2025 के आसपास, यानी कि वहाँ पे एक थोड़ा अनसेटलमेंट दिख रही है मार्केट्स में, बट अभी कोई मेजर क्रैश नहीं दिख रहा। सो व्हेन आई से मेजर क्रैश, आई एम नॉट सेइंग कि भैया जो निफ्टी है वो वापस 12,000-13,000 पे आ जाएगी, ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, करेक्शन दिखती है, जो कि मैं काफ़ी देर से बोल ही रहा हूँ, करेक्शन दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है, वगैरह वगैरह। So, based on my understanding of market analysis, I don't feel like कि रशिया यूक्रेन का कोई फुल ब्लोन वॉर होएगा, कोई छुटपुट कुछ टेंशनें रहेंगी जो इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान में रहती है, वो वैसा एक तरह से सर्कमस्टांस रहेगा। हाँ, साथ में चाइना ताइवान का क्योस थोड़ा बड़ा दिखता है, बिकॉज चाइना मौका ढूंढ रहा है कई सालों से ताइवान के ऊपर अटैक करके उसको अक्वायर करने के लिए। एंड पहले भी मैंने कहा था कि वो इनफैक्ट इसके ऊपर हमने वेबिनार्स भी किया था, व्हाट इज़ चाइना डूइंग, एंड चाइना के ऊपर आई थिंक हम पिछले 2 साल में 6-7 वेबिनार्स कर चुके हैं, हमारे वही पोर्टफोलियो एजुकेशन और फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन और सारथी के पर्सपेक्टिव में। एंड मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया को वो सिर्फ टेंशन दे के रखना चाहता है ताकि इंडिया ऑक्यूपाइड रहे बॉर्डर पे, क्योंकि चाइना कभी लद्दाख में तंग करता था, कभी उत्तराखंड के बॉर्डर पे, कभी नेपाल के बॉर्डर पे, कभी तिब्बत वाला जो बॉर्डर जो हमारे बॉर्डर के यहाँ लगता है उसके यहाँ तंग करने का उसका पर्पज़ ये था कि हम कभी आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय करें, कभी कहीं और डिप्लॉय करें। तो और साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, एंड
थैंकफुली अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी रॉबस्ट हो रहा है, स्पेशली ऑन द बॉर्डर स्टेट्स, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने आर्टिकल भी लिखा था एंड मैंने अपनी वीडियो में भी जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है कि हमारी जो ग्रोथ पहले थी वो ग्रोथ वाकई में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, रॉबस्ट नहीं थी, बिकॉज हम अंदर से डिफेंस साइड पे खोखले थे। बट अब जिस तरीके से रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर स्टेट्स, आई थिंक उसके कारण लॉजिस्टिक सपोर्ट इंडियन आर्मी को और अदर फोर्सेस को बहुत ईजिली मिल सकती है। एंड ये चाइना को भी समझ आ रहा है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग बन रहा है ऑन लॉजिस्टिक साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। एंड इसलिए कहीं ना कहीं चाइना इंडिया को सिर्फ ऑक्यूपाई करना चाहता था, अदरवाइज उसका फोकस पूरा ताइवान की तरफ है। एंड शायद इसीलिए वो रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन फ्रंट पे, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ही उसको ताइवान के फ्रंट पे रशिया की सपोर्ट चाहिए होगी तो रशिया उसको सपोर्ट देगा। एंड सो क्योस ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर मेरे को लगता है कि वो रहेगा, बट वो उतना ही रहेगा जितना चाइना बस इंडिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है। वैसे भी बीच में अनसेटल करता है, फिर दोस्ती का हाथ मिला लेता है, फिर अनसेटल करता है, वो उसका स्ट्रैटेजी है। एंड इसके ऊपर हमने बड़े डिटेल्ड वेबिनार्स, कई 2-3-4 वेबिनार्स हमने बहुत बढ़िया करे भी हैं ऑन दिस स्ट्रैटेजी, जिसको हमने इकोनॉमी के साथ लिंक भी किया है। मेरे को यहाँ पे मिडल ईस्ट में एक ग्रोइंग टेंशन एस्पेक्ट दिखता है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कई अपनी वीडियोस में भी यूट्यूब पे अपलोड भी करी हुई हैं। मेरे को स्पेसिफिकली यहाँ पे सऊदी और ईरान जो है यहाँ पे काफ़ी टेंस वाला माहौल दिखता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसीज दिखती हैं, स्पेशली जिस तरीके से सऊदी के जो रूलर्स हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग प्रोसेस के हैं, और बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव है। एंड इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया उन्होंने, और मुझे लगता है कि वेरी सून इजराइल की प्रेजेंस सऊदी में बहुत बढ़ेगी, सिमिलरली यूएई में बढ़ेगी। बट इसके कारण मेरे को लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं, ईरान या अदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, मैं ईरान को ऐसा ब्लेम नहीं करूँगा, बट अदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेफिनेटली अगेंस्ट सऊदी, अगेंस्ट यूएई कहीं ना कहीं क्योस करने की कोशिश कर सकते हैं। सब्सटेंशियल चैलेंजेस और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी दिख रहा है ऑफ लेट, काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ इरप्ट हो रही हैं, कभी वॉल्केनिक है, कभी अर्थक्वेक है, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक ये सारे रीजंस के कारण ये जो सिचुएशन है 2021 की लिक्विडिटी के बाद मेरे को मार्केट्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखती है। एंड इसलिए मैं कहूँगा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है, जो कि 2009 से 19 में भी उतनी नहीं थी, उससे ज़्यादा दिखती है। सो इस साल मुझे लगता है स्पेसिफिकली 2022 में गोल्ड सिल्वर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखता है। बट ये नहीं कि भैया मैंने बोल दिया कि गोल्ड सिल्वर बढ़ते हुए दिखता तो आप खरीद भी लो, क्योंकि खरीदना किस प्राइस पे है वो तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये कहाँ बोला कि कितने फॉल पे खरीदना है, क्योंकि बढ़ते हुए तो दिखता है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ इस साल, मगर ये नहीं कि कल ही जाके खरीद लो। तो ऐसे नहीं खरीदना होता कि बढ़ते हुए दिखता है तो कल ही खरीद लो। तो किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे निकलना भी है। और मुझे लगता है कि हमेशा हमारी आदत ऐसी बन गई है, बस किसी ने बोल दिया खरीद लो तो खरीद लो। मैं इसके ऊपर इनफैक्ट यही जो मिस्टेक्स हैं या जो मिथ्स हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट्स के ऊपर जो हम करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर या फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ भी चलाई है जो कि यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ बाय अमन चुग करके अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड मैं चाहूँगा कि उस सीरीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करना, ध्यान से फॉलो करना। हालांकि उसमें मेरी सीरीज़ में कोशिश ये है कि क्या चीज़ नहीं करनी वो बताने की कोशिश है, मगर क्या चीज़ करनी है वो डेफिनेटली मैं सीरीज़ में नहीं बता सकता। उसके लिए तो क्या चीज़ करनी है, कैसे पोर्टफोलियो डेवलप करना है, कब गोल्ड खरीदना है, कब बेचना है, कब कौन से शेयर्स, कब कौन से म्यूचुअल फंड, कब कौन से म्यूचुअल फंड बेचने हैं, कब चर्न करने हैं, वगैरह वगैरह। ये तो हम अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में करते हैं, जो कि मैंने कहा भी है कि मे बी आप 3 से 6 महीने के लिए जुड़ के देखें, देखिए डिफरेंस मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि उसमें पूरी लर्निंग के साथ साथ हैंड होल्डिंग है। तो मैं शायद यूँ कहना चाहता हूँ कि यू आर नॉट सेफ अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ से होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज मार्केट्स विल बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। एंड कई लोग लॉन्ग टर्म के बेचारे शिकार बन जाते हैं, कई लोग एवरेजिंग कर करके बेचारे शिकार हो जाते हैं। और ये एवरेजिंग और लॉन्ग टर्म जो है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में जानबूझ के डाला गया है, और इसके ऊपर भी 2-3 वीडियोस मैंने लॉन्ग टर्म के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय अमन चुग, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो मैं चाहूँगा कि एक बार जरूर देखिए, जरूर सुनिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एंड दिस इज इवन ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी हमें कहा जाता है लॉन्ग टर्म लगा के रखो, एवरेज करते रहो, सिप लगाते रहो। अरे द सेम म्यूचुअल फंड डू नॉट परफॉर्म एवरी टाइम। सो क्या होता है ना, हम म्यूचुअल फंड को नॉर्मली इतना ऑब्जर्व नहीं करते और हमें लगता नहीं है कि म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल होएगा, क्योंकि हम उसकी नेट एसेट वैल्यू देखते ही नहीं है रेगुलर बेसिस पे। शेयर मार्केट को तो हम फिर भी रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, मगर म्यूचुअल फंड की नैव को हम रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हैं। एंड इसलिए हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड तो सही है, मगर सोचो म्यूचुअल फंड के अंदर कई ऐसे शेयर्स हैं जो 20-30% टूट चुके हैं इस टाइम पे। एनीवेज, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड से बेटर है डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा लो
एंड इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप अगर गूगल ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे वाई इज स्टॉक सिप बेटर देन म्यूचुअल फंड सिप बाय अमन चुक करके यूट्यूब पे, तो आई थिंक वो भी आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी, ज़रूर सुनना। बट ऑब्वियस है, अगर आप कहो कि इतनी वॉलेटिलिटी है तो फिर मार्केट में पैसा लगाने की ज़रूरत ही क्या है, फिर हम आराम से एफडी में लगा देते हैं। बिल्कुल बात सही है, एफडी में लगा सकते हैं, मगर फिर इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता, और जो रिस्की रिटर्न है उसके लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, और हैंड होल्डिंग लर्निंग के साथ चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ साथ सीखें और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, एंड जिसके लिए मैं कहता ही रहता हूँ, पोर्टफोलियो एजुकेशन में आप एक बार जुड़े 3 से 6 महीने के लिए, एंड देखिए डिफरेंस लर्निंग के साथ साथ हैंड होल्डिंग परस्पेक्टिव। एंड साथ में मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आई एम श्योर आपने सारथी इनिशिएटिव सुना होगा, हमने सारथी फॉर किड्स शुरू किया था, उसमें ऑलरेडी हमारे कई नेटवर्क मेंबर्स के बच्चे, आई थिंक 1000 स्टूडेंट्स के करीब एनरोल्ड हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं तो रिक्वेस्ट है कि उनको भी एनरोल करो, ताकि उनको भी नॉलेज मिलेगी मार्केट्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ताकि यंग एज में समझ आएगी, तो एटलीस्ट दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम इन द टाइम्स टू कम। क्योंकि अब ऐसे ही है ना, फिनटेक चलेगा, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, और फाइनेंस का मतलब अकाउंट्स नहीं, फाइनेंस का मतलब फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पोर्टफोलियो, आई थिंक। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अपने बच्चों को भी ऐड करवाइए। एनी ऑफ योर किड हु इज़ अबव 12 ईयर्स ऑफ एज, आई थिंक उसको आप सारथी प्रोग्राम में एनरोल कीजिए, तो उसको भी फ़ायदा होगा। आई होप दिस ऑडियो मेक सेंस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है, जय हिंद।